देखिए, सबसे पहली चीज ये समझ लेनी है कि अगर ये कहा जाए कि आपको अमुक अधिकार है, इसका मतलब अलग है। और अगर आपसे कहा जाए कि आपको अमुक काम करने तक अधिकार है, तो ये बात बिल्कुल अलग है। आपको अमुक काम करने का अधिकार है, मीनिंग देयर भाई वो काम करने का अधिकार जिन भी तथ्यों और परिस्थितियों में आपको दिया गया है, वो तथ्य और परिस्थिति जैसे ही उत्पन्न हुई वैसे ही आपको अमुक काम करने का हक यह है। और अगर आपसे यह कहा गया कि अमुक तथ्यों और परिस्थितियों में आपको अमुक काम करने तक का हक है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि अमुक तथ्य और परिस्थितियां उत्पन्न भी हो गई तो भी एट वंस, तत्काल आप उस अधिकार का अधिकतम उपयोग कर लें जो उन तथ्यों और परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए आपको अनुमति किया गया है, अलाउड किया गया है। ठीक है, यह बात एकदम ठीक नहीं है। जब हम लोग अनुच्छेद 21 पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने चर्चा की थी कि शब्दों के दो प्रकार के अर्थ होते हैं। एक शब्द का मैक्सिमम अर्थ होता है और एक शब्द का न्यूनतम अर्थ होता है। हमने कहा कि जैसे आदमी है, इसका एक न्यूनतम अर्थ है और आदमी का न्यूनतम अर्थ यह हुआ कि 206 हड्डियां, 5 से 5.5 लीटर खून और सेल्स और टिश्यू से मिलकर बना हुआ शरीर और आदमी का फॉर्म यानी प्रारूप, जिस रूप में आदमी दिखता है, बस ये आदमी की मिनिमम परिभाषा है। ठीक है, और इस मिनिमम परिभाषा को तब लिया जाता है जबकि डॉक्टर्स आदमी के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक आदमी की मैक्सिमम परिभाषा भी है। ठीक है, आदमी मीनिंग दर भाई वो सिर्फ न सिर्फ प्रारूप से आदमी है बल्कि वो आदमियत इससे युक्त भी है और तब वो मैक्सिमम आदमी है। कहा दोनों को आदमी जाएगा, लेकिन दोनों के बीच अंतर एकदम स्पष्ट है। ऐसे ही हमने आपको कोई अधिकार दिया तो उस अधिकार का एक अधिकतम उपयोग है और एक अधिकार का न्यूनतम उपयोग है। हमने आपसे कहा कि यदि अमुक परिस्थितियां पैदा हो तो आप किसी व्यक्ति की मृत्यु इसे भी कारित कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। तो सबसे पहली चीज तो यह आ गई कि आपको अमुक व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का जो हक मिला वो अपने बचाव के लिए मिला, उस पर आक्रमण करने के लिए नहीं, उसको दंड देने के लिए नहीं। तो सबसे पहली बात, द फर्स्ट थिंग यू मस्ट केप्ट इन योर माइंड दैट दिस राइट रिलेट टू डिफेंस, नॉट विद ऑफेंस, नॉट विद रिवेंज। ठीक है ना, ये ऑफेंस या रिवेंज इससे संबंधित बात नहीं है। तो फॉर द फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग which must be kept by you in your mind कि ये अधिकार प्रतिरक्षा का है, ये आक्रमण का नहीं।
ये बदला लेने का हक नहीं है। और इस अधिकार को आपको केवल तब उपयोग करना है जब आपके शरीर, आपकी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को कोई संकट यह पैदा हुआ हो। संकट का स्रोत कहां है, इससे लेना देना नहीं। संकट का स्रोत ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में है जो अपराध करने में समर्थ ही नहीं है, इससे भी लेना देना नहीं। वो विकृत चित्त या अवयस्क होने के कारण अपराध कर ही नहीं सकता, तो ये उसके लिए एक फायदेमंद स्थिति हो सकती है। लेकिन आपको कर्ता के सामर्थ्य से कुछ लेना देना नहीं है। कर्ता ने यदि आपके या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को संकट उत्पन्न किया है तो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा हो गया। अब सवाल यह है कि राइट टू सेल्फ डिफेंस की गुणवत्ता यह हर दशा में एक बराबर नहीं रह सकती, क्योंकि शरीर को जो खतरा पैदा होगा उसकी अपनी गुणवत्ता एक जैसी नहीं हो सकती। संपत्ति को जो खतरा पैदा होगा उस खतरे की गुणवत्ता सदा और सर्वदा एक सी नहीं हो सकती। और फिर एक चीज और भी है, संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध है उनमें प्रमुख चोरी, उद्दापन, आपराधिक न्यासभाग, दुर्विनियोग, छल और रिष्टि, इसके अलावा आपराधिक अतिचार, ये प्रमुख अपराध जिनमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं। लेकिन इन अपराधों का अगर माइन्यूटली अध्ययन करें तो चूंकि न्यास भंग ये होता ही तब है जब इस अपराध से पीड़ित व्यक्ति स्वयं अपनी संपत्ति किसी को दे देता है, हां इस संविदा के अधीन देता है, किस जिस प्रयोजन के लिए उसने उसे संपत्ति दी है उस प्रयोजन के पूरा होने पर वह उस संपत्ति को वापस कर देगा, मोटे मोटे तौर पर। लेकिन अगर वो वापस नहीं करता तो न्यास भंग होता है। लेकिन इस दशा में सामान्य बुद्धि से सोचा जाए तो भी प्राइवेट डिफेंस इसे दे देने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि आपने खुद ही दिया, ठीक है, आपने खुद दी है। और रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ये हो सकती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, संपत्ति का जो विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम है उसकी धारा 5 थी, जिसमें टाइटल के आधार पर मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर किया जा सकता था। तो वो सारी चीजें यहां प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक देने का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता, क्योंकि सेक्शन 5 नहीं, गलत बोल गए हम शायद, 7 और 8 है, ठीक है। ऐसे न्यासभंग दुर्विनियोग है। दुर्विनियोग में संपत्ति किसी प्रकार स्वयं अपराधी के कब्जे में पहुंच जाती है। अब जब कब्जे में पहुंची गई
अपराध के विरुद्ध संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक दिए जाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता। छल इसमें भी यही है। आप प्रवंचित किए जाने की दशा में, यानी डिसीव किए जाने की दशा में स्वयं अपनी संपत्ति उसे देते हैं जो आपको प्रवंचित कर रहा है। तो यहां भी संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को दिए जाने का कोई जस्टिफिकेशन ये नजर नहीं आता। हां, जहां तक चोरी की बात, अत्याचार की बात, लूट की बात, रिश्ते की बात, ये स्थितियां ऐसी जरूर हैं जहां जो अपराध से पीड़ित होगा उसके और अपराधी के बीच, यानी जो अपराध कर रहा होगा उसके बीच संघर्ष प्रत्यक्ष दिखाई देगा। ठीक है ना। चोरी उसके अंतर्गत में वस्तु ले रहा होगा उसकी अनुमति के बिना। ठीक है। अगर लूट हो रही होगी तो उद्यापन या चोरी, ठीक है, इन अपराधों को करने के द्वारा, ठीक है, हिंसा आदि अपराधी के द्वारा अपराध के पीड़ित व्यक्ति के साथ की जा रही होगी। तो यहां संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, इसके हक का दिया जाना यह जस्टिफाइड दिखाई देता है। यही स्थिति अत्याचार की है। ठीक है। यही स्थिति अत्याचार के जो गंभीर प्रारूप हैं, गृह भेदन वगैरह, उनकी है। तो इसीलिए संपत्ति के विरुद्ध जितने अपराध हैं उन सबकी दशा में आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस तो नहीं, सबकी दशा में नहीं है। कुछ निश्चित अपराध है जिनमें राइट टू सेल्फ डिफेंस दिया जाना जस्टिफाइड दिखाई देता है, उन्हीं में आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस दिया गया है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के पॉइंट पर अगर हम बात करें तो, ठीक है, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा, इसमें संपत्ति से संबंधित सभी अपराधों के संबंध में राइट टू सेल्फ डिफेंस हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन भी अपराधों के संबंध में आपको संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का हक दिया गया है, उन सभी अपराधों की गंभीरता इस श्रेणी की नहीं हो सकती कि उन सारे अपराधों की दशा में आपको संबंधित व्यक्ति, यानी जो आपकी या किसी अन्य की संपत्ति के विरुद्ध अपराध कर रहा है और जिसके कारण से आपको संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को उपयोग में लाने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। यह व्यक्ति हमेशा इतने गंभीरता या ऐसी परिस्थिति में संपत्ति के विरुद्ध अपराध कर रहा हो कि आपको इसकी मृत्यु कारित करने तक का हक मिले, ये बात भी कुछ जस्टिफाइड नहीं लगती। ठीक है। रिश्ती इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो कहती है आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई जिससे लोग या किसी व्यक्ति, ठीक है, लोग को या किसी व्यक्ति को, जिसे किसी संपत्ति को उपयोग में लाने का हक हो, ठीक है, लोग को या किसी व्यक्ति को जिसे किसी संपत्ति को उपयोग में लाने का हक हो, उसे उस संपत्ति को उपयोग में लाने का जब अवसर प्राप्त हो तो वह संपत्ति उसके लिए कम उपयोगी हो जाए या निरुपयोगी हो जाए। ठीक है। या तो कम उपयोगी हो जाए या निरुपयोगी ये हो जाए, और या फिर
उसके मूल्य पर क्षतिकारक प्रभाव पड़े, और क्षतिकारक प्रभाव में मूल्य नष्ट हो गया यह भी शामिल है, और मूल्य कम हो गया यह भी शामिल है। अब आपकी मोटरसाइकिल है, आपको उसे उपयोग में लाने का हक है, और मोटरसाइकिल आपकी संपत्ति है। हमने ब्लेड लिया और उसकी गद्दी काट दी, हमने प्रकार उठाया और उसका पेंट उस पर आपका नाम लिख दिया, या उसके टायर ट्यूब पंक्चर कर दिया, तो उसको उपयोग में लाने का जब आपको अवसर प्राप्त होगा तो वो आपके लिए या तो कम उपयोगी या निरुपयोगी हो जाएगी, और उसके मूल्य पर क्षतिकारक प्रभाव जब भी आएगा। लेकिन मेरा यह काम रिश्ते की डेफिनेशन में तो है, लेकिन मेरा यह काम उस स्तर का गंभीर नहीं माना जा सकता जब हम आपकी मोटरसाइकिल पर पेट्रोल छिड़के और उसमें आग लगा दें। वो ज्यादा दुस्साहस है और यह कम दुस्साहस है, दोनों के बीच के अंतर को समझा जा सकता है। इसीलिए देखेंगे हम लोग 103, तो आपको चोरी, लूट, रिश्ती, आपराधिक अत्याचार, इन चारों अपराधों के विरुद्ध राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलेगा, और इनकी विशेष दशाएं यानी चोरी, लूट, रिश्ती और आपराधिक अत्याचार, इनकी जब गंभीर स्थितियां होंगी तो आपको जो राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलेगा वो मृत्यु कारित कर देने तक विस्तारित होगा। और जब ये संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपयोग में लाने का अवसर कम गंभीर चोरी के मामलों, कम गंभीर रिश्ते के मामलों, कम गंभीर आपराधिक अत्याचार के मामलों में आपको प्राप्त होगा, तो आपको संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित कर देने तक विस्तारित प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं, बल्कि मृत्यु से कम अन्य कोई अपहानि इसे कारित कर देने तक का विस्तारित प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यह प्राप्त होगा। ठीक है ना? एक बात बड़ी क्लियर है कि ठीक है, अभियुक्त ने ऐसा काम किया है कि आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस उपयोग में लाने का अवसर प्राप्त हो गया है, लेकिन अभियुक्त के काम की गुणवत्ता, इसको देखना होगा। उसने जो कुछ किया, उससे जो नुकसान संभव था आपके शरीर को, अभियुक्त गलत बोल रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि अभियुक्त तो राइट टू सेल्फ डिफेंस को क्लेम करेगा, ठीक है ना? राइट टू सेल्फ डिफेंस क्लेम कौन करेगा? अभियुक्त, यानी पीड़ित कहें तो ज्यादा ठीक है, यानी पीड़ित ने, जो पीड़ित बताया जाता है, ठीक है, उसने तथाकथित पीड़ित ने, ठीक है ना, क्योंकि वास्तव में जो तथाकथित पीड़ित होगा प्राइवेट प्रतिरक्षा के मामले में वही असल अभियुक्त होगा, और जो अभियुक्त के तौर पर प्राइवेट प्रतिरक्षा को क्लेम कर रहा होगा वो असल पीड़ित होगा। स्थिति प्राइवेट प्रतिरक्षा में ऐसी होती है, ठीक है, यानी अगर ठीक पाया गया अधिकार का उपयोग, ठीक है ना, तो अभियुक्त जो दिखाई दे रहा है वो पीड़ित हो जाएगा, और जो पीड़ित दिखाई दे रहा है वो असल अभियुक्त हो जाएगा। और अगर प्राइवेट प्रतिरक्षा का मामला नहीं पाया गया तब स्थिति वही रहेगी कि पीड़ित जो दिख रहा है वो पीड़ित ही होगा, और जो अभियुक्त दिख रहा है वो
अभियुक्त ही होगा। इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकले, लेकिन आप अपने दिमागों में समझ लेंगे कि राइट टू सेल्फ डिफेंस का उपयोग करता, ये शब्द उपयोग करें तो ज्यादा ठीक रहेगा मामला, ठीक है ना। तो बार बार भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी। जो राइट टू सेल्फ डिफेंस को उपयोग करने वाला है, वो अगर राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसे एक्सरसाइज करने की जरूरत उसे जिन परिस्थितियों के कारण पड़ी है, वे परिस्थितियां स्वयं में कितनी गंभीर है, इसके आधार पर परिस्थितियां कितनी गंभीर, अर्थात उन परिस्थितियों को अगर बना रहने दिया जाए तो स्वयं इस व्यक्ति को, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस को यूज कर रहा है, या किसी अन्य व्यक्ति को होने वाले नुकसान की मात्रा ये कितनी होगी, इसके आधार पर आप देखेंगे कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा दोनों को मृत्यु कारित करने तक कुछ मामलों में विस्तारित किया गया है, और कुछ मामलों में मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक विस्तारित किया गया है। लेकिन आप खूब समझ लेंगे, पहली बात हमने जहां से बात शुरू की थी कि आपको अमुक अधिकार है और आपका अमुक अधिकार अमुक सीमा तक विस्तारित है। इन दोनों बातों में अंतर है। नो डाउट आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस ऐसे मामले में उपयोग करने का अवसर मिला है जिस मामले में आपके इस अधिकार का विस्तार उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है, जिसके कारण से आपको इस अधिकार के उपयोग की जरूरत पड़ी है। फिर भी आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ये अधिकार डिफेंस का है, न कि ऑफेंस या रिवेंज का। आपको यह ध्यान रखना होगा, और आपको यदि ये ध्यान रखना होगा, इसका मतलब यह हो गया कि आपको यह याद रखना होगा कि मेरा यह अधिकार मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। तो शुरुआत हमें ऐसे करनी चाहिए कि अगर कोई ऑप्शन, कोई विकल्प अपनी रक्षा का न दिखता हो, अपनी रक्षा या किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा का न दिखता हो, या अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा का न दिखता हो, और संबंधित व्यक्ति के द्वारा उस श्रेणी का शरीर के विरुद्ध या संपत्ति के विरुद्ध अपराध किया जा रहा हो जिसमें उसकी मृत्यु कारित करने तक का विस्तारित प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको प्राप्त है, और आपको विकल्प भी कोई नहीं दिख रहा उसकी मृत्यु कारित करने के सिवाय, तो आप मृत्यु कारित कर दें तो आप जस्टिफाइड हैं। लेकिन अगर साक्ष्य से यह दिखता है कि नहीं, परिस्थितियां ऐसी जरूर थी जिनमें आपको मृत्यु कारित कर देने तक विस्तारित राइट टू सेल्फ डिफेंस मिला था, लेकिन आपने उस व्यक्ति की जिसने यह अवसर पैदा किया, सीधे सीधे उसकी मृत्यु ही कारित कर दी, जबकि आपको ऐसे अवसर उपलब्ध थे कि यदि आप चाहते तो मृत्यु से कम अपहानि ये कारित करके उन मामलों में भी जिनमें मृत्यु कारित आप कर सकते थे, उसे स्वयं को या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को अपहानि पहुंचाने से रोक सकते थे। तो आपने राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सीड कर दिया है।
तब आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा से आगे जाकर काम कर दिया है। और यदि आपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमा से आगे बढ़कर काम किया है और संबंधित व्यक्ति की मृत्यु आपने कारित कर दी है, तो फिर आपने हत्या तो नहीं, किंतु हत्या की कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध कर दिया है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो कुछ एडिशनल सिचुएशंस भी जुड़ेंगे, यानी जब हत्या और उसके एक्सेप्शन पर पहुंचेंगे तब इसमें बात में और रिफॉर्म आएगा। लेकिन फिलहाल मोटे तौर पर आप ये समझ लें कि आपने हत्या तो नहीं, किंतु हत्या की कोर्ट में ना आने वाले आपराधिक मानववध को कर दिया। क्यों? क्योंकि नो डाउट आपने ऐसी परिस्थितियों में उस अधिकार का उपयोग किया था जिनमें आपको जो अधिकार प्राप्त था वो मृत्यु कारित करने तक था, लेकिन तक था ना, मृत्यु कारित करने का तो नहीं था। तो आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि मृत्यु कारित करने की स्थिति ना आए, और अगर आप ये पाते कि किसी भी तरह मृत्यु कारित किए बिना हम इसे रोक ही नहीं पाएंगे, तब आप ऐसा करते हैं। ठीक है, हालांकि अपेक्षा ये नहीं है कि बड़ा आप सोच समझ कर सारा काम करें, नहीं, लेकिन दिए गए साक्ष्य की रोशनी में नो डाउट वो एक पिस्टल लेकर आप पर दौड़ा और आपने 1 बाय 1 3 फायर 4 फायर उसके मार दिया। ठीक है, नो डाउट पिस्टल लेकर दौड़ा, तो आपके मन में ये युक्ति संगत आशंका पैदा हो सकती है कि यदि हमले का प्रतिकार हमने न किया तो परिणाम मेरी मृत्यु होगा। आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस इसी क्षण पैदा हो गया, क्योंकि अभी जब हम सेक्शन की भाषा देखेंगे तो वहां आपके शरीर पर कोई चोट आना जरूरी नहीं है। यह नहीं लिखा है कि हमलावर जब आपके चोट पहुंचा दे केवल तब आपको, ठीक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है। वहां सिर्फ इतना ही लिखा है कि जैसे ही हमला इस प्रकार किया गया है कि आपके मन में युक्त आशंका पैदा हुई है। अब फिर युक्त शब्दों, ठीक है, इनका अर्थान्वयन करना पड़ेगा। नो डाउट उसने पिस्टल निकाल ली, लेकिन आपको मालूम था, आप कंफर्म थे पिस्टल खाली है। नो डाउट उसने पिस्टल निकाल ली थी, लेकिन वो ऐसा अबोध बच्चा था कि चला ही नहीं सकता था। नो डाउट उसने कहा था मार डालेंगे, लेकिन उसने ये बात हंसते हुए कही थी और उसकी मुखमुद्रा देखकर यह जाना जा सकता था कि नहीं, कुछ नहीं किया था उसने। जो साक्षी अन्य उपस्थित थे वो बता रहे थे कि उसने ये तो कहा था मार डालेंगे, लेकिन हंसते हुए कहा था, जिसका मतलब कोई युक्त आशंका पैदा नहीं हुई थी। हां, युक्त आशंका पैदा हो गई, अब चोट लगे न लगे, चोट का लगना जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जब चोट लग जाए तभी, क्योंकि सीधे लिखा है हमला, इससे अगर युक्त आशंका, और युक्त शब्द हमने सुबह भी डिफाइन किया, युक्त शब्द परिस्थितियों में देखा जाएगा और सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। यानी जो परिस्थितियां थी उनमें एक सामान्य व्यक्ति क्या वही निष्कर्ष निकालेगा जो आपने निकाला, तब आपका निष्कर्ष युक्ति संगत है, युक्त है। अदरवाइज आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो या परिस्थितियों का लाभ इसे लेने की कोशिश कर रहे हो, यही माना जाएगा। तो उसने पिस्टल निकाली, आपके मन में युक्त संगत आशंका पैदा हुई है, लेकिन आपने पहला शॉट जाने दिया। तो पहला शॉट लगने के बाद तो बात खत्म हो गई थी।
ये 4 शॉट क्या दर्शित करते हैं? आप राइट टू सेल्फ डिफेंस, ठीक है, इस सीमा से आगे तो जा ही चुके हैं। अगर साक्ष्य से यह दर्शित हो गया कि उसने जब पिस्टल रख ली थी, दौड़ा जरूर था, रख ली थी, आफ्टर दैट यू हैव, ठीक है, मेड 4 गन शॉट्स, तो आपने हत्या की है, क्योंकि फिर तो हमला खत्म हो चुका था, आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस सीज कर चुका था। और अगर यह साबित हुआ कि नहीं वो दौड़ रहा था तभी आपने शॉट चला दिए थे, तो पहला शॉट जब उसे लग गया था तो ऐसा अमिताभ बच्चन कोई नहीं है, वो खाली फिल्मों में ही होता कि मार डालूंगा, और वो धर्मेंद्र पहली गोली लगने के बाद भी, ठीक है, कुछ कर दिए। आम जिंदगी में एक गोली लगते ही आदमी नीचे होता है। तो ये 4 शॉट क्या दर्शित कर रहे हैं? ये 4 शॉट दर्शित कर रहे हैं कि आपने उस राइट को एक्सीड कर दिया, और जब एक्सीड किया तो नो डाउट आपको राइट तो था। जिस समय आपने फायर किया उस समय राइट एग्जॉस्ट भी नहीं हुआ था, सीज भी नहीं हुआ था, ठीक है, लेकिन यू हैव एक्सीडेड दैट, आपने एक्सीड कर दिया, और व्हेन यू हैव एक्सीडेड, ठीक है, राइट टू सेल्फ डिफेंस, देन क्या हुआ है? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है ना। तो इसलिए देखिए, हम सिर्फ स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, बाकी तथ्यों में कानून लागू होता है, जो तथ्य सामने रखे उनमें देखना पड़ेगा। कानून जो है हम आपको सिर्फ वो बता सकते हैं कि कानून ये है, चोट लगनी जरूरी नहीं, और अगर हमला ये किया गया है, यानी शरीर के विरुद्ध अपराध करने की कोशिश हुई है, लेकिन वो अपराध इतना गंभीर नहीं है कि उसके विरुद्ध आपको मृत्यु कारित कर देने तक विस्तारित राइट टू सेल्फ डिफेंस मिल जाए, लेकिन शरीर के विरुद्ध अपराध है, ठीक है, तो राइट टू सेल्फ डिफेंस तो है आपको। अब देखिए, संपत्ति और शरीर, इसमें फर्क है। संपत्ति के विरुद्ध सारे अपराधों में राइट टू सेल्फ डिफेंस है ही नहीं, न्यासभंग में नहीं, दुर्विनियोग में नहीं, छल में नहीं, लेकिन शरीर के विरुद्ध सारे अपराधों के संबंध में राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ठीक है ना। शरीर के विरुद्ध जितने अपराध हैं सबके विरुद्ध राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ठीक है, कुछ में मृत्यु कारित कर देने तक विस्तारित, और शेष में मृत्यु से भिन्न कोई अन्य अपहानि कारित करने तक विस्तारित है, क्योंकि शरीर ये प्राइमरी आवश्यकता है आपकी, क्योंकि बाकी लोगों को हमें नहीं मालूम, मेरी मान्यता यही है, और मेरी मान्यता एकदम ठीक है कि आप शरीर नहीं हैं, ठीक है, आप अलग हैं, शरीर अलग है, ठीक है। आप तो कोई मतलब ही नहीं शरीर का, आप तो बिल्कुल अलग है। तो आपकी जो पहली जरूरत है वो शरीर है, क्योंकि शरीर के बिना आपकी कोई पहचान आई नहीं, ठीक है, शरीर के बिना आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसीलिए आप शरीर से पहचाने जाते हैं, शरीर हट जाए फिर आपकी कोई पहचान नहीं, नाम भी शरीर का है, ठीक है ना, सब कुछ शरीर का है। तो शरीर चूंकि प्रथम आवश्यकता है, इसलिए शरीर के विरुद्ध प्रत्येक अपराध की दिशा में राइट टू सेल्फ डिफेंस है, ठीक है ना।
कुछ गंभीर अपराध जो शरीर के विरुद्ध बहुत गंभीर स्थिति पैदा कर सकते, ठीक है, उनकी दशा में आपको मृत्यु कारित कर देने तक विस्तारित राइट टू सेल्फ डिफेंस है। और शेष की दशा में मृत्यु से भिन्न कोई अन्य उपाय नहीं। लेकिन जहां तक संपत्ति का सवाल है, वहां संपत्ति के विरुद्ध सारे अपराधों की दशा में आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखें क्या कहता है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित कर देने तक विस्तारित है। तो सेक्शन 38 पहले ये 100 था और पहले इसमें 6 स्थितियां शामिल थी, अब इसमें 7 स्थितियां शामिल हो गई। क्या कहता है देखें, मार्जिनल नोट कहता है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार, विस्तार शब्द का प्रयोग किया है उसने, मृत्यु कारित करने, ठीक है, पर कब होता है। इस पर शब्द को संदर्भ में तक पढ़ा जाएगा, संदर्भ में, ठीक है, मृत्यु कारित करने पर कब होता है, यानी विस्तार मृत्यु कारित कर देने तक कब होता है, इसको पढ़ा ऐसे जाएगा। और ये बात हम निराधार नहीं कह रहे, आगे जो शब्द लिखे हैं इसी सेक्शन में वो मेरी ही बात को कहेंगे। आगे देखें क्या कहता है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती, यानी धारा 37 पूर्ववर्ती अंतिम धारा 37 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, क्योंकि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपको 37 में वर्णित निर्बंधनों के अधीन ही प्राप्त होगा, इसलिए इस बात को यहां रिपीट न भी करते तो भी धारा 37 और धारा 35 उसके प्रभाव से ये राइट टू सेल्फ डिफेंस 37 के अधीन ही आपको प्राप्त होता है। क्यों, हम लोगों ने सेक्शन 35 देखा था, वहां भी लिखा था कि धारा 37 के निर्बंधों के अधीन शरीर की और संपत्ति की प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार सभी व्यक्तियों को है। और जब 37 पढ़ा, वहां भी उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार इन्हीं मर्यादाओं के अधीन है। तो यहां यह बात रिपीट न भी होती तो भी सिचुएशन वही रहनी थी, लेकिन बात को क्लियर करना जरूरी होता है, यह ठीक होता है, अच्छा होता है, इसलिए यहां रिपीट किया। क्या कहा, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्वगामी अंतिम धारा 37 में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु कारित करने, स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या कोई अन्य हानि, ठीक है, कारित करने तक है, यानी सिर्फ मृत्यु कारित करने के संबंध में यह अधिकार नहीं है, मृत्यु कारित करने या कोई अन्य अपहानि कारित करने तक है, यानी दोनों बातें आपको उपलब्ध हैं। अगर सेल्फ डिफेंस के प्रयोजन से मृत्यु कारित करना ही जरूरी है तो है, विस्तारित है, मृत्यु कारित करने तक विस्तारित। लेकिन मृत्यु के अलावा यह मृत्यु के स्थान पर कोई अन्य अपहानि यदि कारित कर दी जाए तो भी काम चल जाएगा, अर्थात उन स्थितियों का निवारण हो जाएगा जिनके कारण से राइट टू सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। तो फिर मृत्यु कारित करने की अनुमति आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि है दोनों अधिकार हैं। जब दोनों हैं तो एक युक्ति संगत मनुष्य होने के नाते
एक बुद्धिमान मनुष्य होने के नाते आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ये सोचें कि ये अधिकार डिफेंस का है, रिवेंज या ऑफेंस का नहीं है। और यदि अन्य हानि कारित करने से काम चल रहा और हम मृत्यु कारित कर रहे हैं, तो हम भले ही न कहें, लेकिन हम रिवेंज या ऑफेंस इन्हीं दो कामों में से एक कर रहे हैं। आप हर काम बोलकर नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम हैं जो आप बिना कहे करते हैं, और जो काम आप बिना कहे करेंगे उस काम की प्रकृति वही रहेगी जो उस काम की प्रकृति है। बोलने या न बोलने से काम की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अगर आपने बिना बोले उस दशा में, जबकि मृत्यु से भिन्न कोई अन्य हानि कारित करने से काम चल सकता था, मृत्यु कारित की है, तो आपने बिना बोले या तो रिवेंज लिया है या ऑफेंस किया है, कम से कम डिफेंस नहीं किया है। और जब डिफेंस नहीं किया, ठीक है, तो फिर दो चीजें देखनी पड़ेगी। अगर आपने इस हद तक एक्सीड किया है मृत्यु को, ठीक है, क्योंकि एक्सीड करने की भी सीमाएं हैं, ठीक है। आपने इस हद तक एक्सीड कर दिया कि अब ये माना ही नहीं जा सकता कि आप डिफेंस का काम कर रहे थे, ठीक है, बल्कि सीधा ये माना जाए डिफेंस में आगे बढ़ जाना, डिफेंस में आगे बढ़ना और ऑफेंस या रिवेंज ये करना, ये भी बातें भिन्न है। अगर ये तय हुआ कि आप ऑफेंस या रिवेंज ले रहे थे, तब तो हत्या है। और अगर ये तय हुआ कि डिफेंस में आगे बढ़ गए थे, तो हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध, ठीक है ना। दोनों बातें देखनी पड़ेंगी, और ये जब तथ्य सामने होते हैं तब पता लगता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जब आप होते देखेंगे सामने, तब समझ में आता है कि कानून क्या स्थिति। जब तथ्य सामने होता है, उसने पिस्टल लेकर हमला किया, आपने 4 गोलियां जाने दी, आप बदला ले रहे थे, आप उसे दंड दे रहे थे, आप कोई डिफेंस नहीं कर रहे थे, आप स्वतंत्र एक्ट कर रहे थे। और वो एक्ट क्या था? उसे दंड देने का एक्ट था। वही कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर हमला करने की, ये भाव था आपके अंदर, ठीक है ना। और आपने एक्सीड कर दिया। वो लाठी लेकर दौड़ा, वो लाठी लेकर दौड़ा, और आपने भाला मार दिया। ये एक्सीड कर रहे हैं आप, ये एक्सीड कर रहे हैं। यहां एक्सीड किया है आपने, वहां दंड दिया है। तो अगर ये तय हुआ दंड दिया है आपने, अगर ये तय हुआ बदला लिया है आपने, अगर ये तय हुआ आक्रमण किया है आपने, तो सेल्फ डिफेंस है ही कहां? सेल्फ डिफेंस का मतलब सेल्फ डिफेंस है। डिफेंस में आगे बढ़ जाना अलग बात हो गई। डिफेंस में आगे बढ़ जाना मतलब जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कर दिया, यह स्थिति अलग है। और अगर ऐसा हुआ है तब बात अलग है। तब तो अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो आपका कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अदरवाइज तो मर्डर है। अदरवाइज मर्डर नहीं है, ये कैसे माना जाए, ठीक है ना। तो कहता है यह कोई अन्य अपराध कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है एतस्मिन् पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का है। अर्थात यानी आपको मृत्यु कारित करने तक या अन्य कोई हानि कारित करने तक अधिकार कब मिल रहा है? जब वो अपराध जिसके कारण से
राइट टू सेल्फ डिफेंस को एक्सरसाइज करने का अवसर यह उपलब्ध हुआ है, वो निम्न 7 स्थितियों में से किसी एक प्रकार का अपराध है, तब आप मृत्यु भी कारित कर सकते हैं और मृत्यु का से भिन्न कोई अन्य अपहानि यह भी कारित कर सकते हैं, जैसी परिस्थितियां हो आक्रमणकारी को रोकने के लिए। आपने उचित बल का प्रयोग किया, दुर्घटना से मृत्यु हो गई तो बात अलग है, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानबूझकर अगर ये आपने किया है तो फिर तो बदला दंड ये भी देखा जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सीड करना अलग बात हुई, ठीक है, और होना ये अलग बात है, और दंड देना अलग बात है, सारी बातें अलग अलग है। तो तथ्यों में माइन्यूटली सोचना पड़ेगा, और इसीलिए आपसे मेंस में कहा जाता है कि जब आपसे प्रॉब्लम पूछी जाती है तो आपको कानून सम्मत यानी जो कानून है उसके मुताबिक प्रॉब्लम का उत्तर लिखना चाहिए, और फिर उत्तर भले ही आपका गलत हो जाए, यदि लॉजिक ठीक है, ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि अगर आप लोअर कोर्ट में बैठे और एज ए न्यायाधीश आपका लॉजिक ठीक है, निर्णय गलत है, तो उसी के लिए अपील और रिवीजन है। आपका लॉजिक ही गलत है तो आपको जुडिशरी से बाहर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपको कानून ही नहीं आता, ठीक है, फिर तो आपको कानून ही नहीं आता है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बचा। आप पूरा लॉजिक दे रहे हैं कि साहब इन्हें 4 शॉट मारे, ठीक है, वो केवल पिस्टल लेके दौड़ा था, तब तो ये कह रहे हैं, और इसलिए इन्हें राइट टू सेल्फ डिफेंस खत्म हो चुका था, उन्होंने 4 शॉट मारे क्योंकि वो पहले ही दौड़ा जरूर लेकिन पीछे से पकड़ लिया गया था, पिस्टल उसकी छीन ली गई थी और फिर उन्होंने 4 शॉट जाने दिए, इसलिए सेल्फ डिफेंस था ही नहीं, ये तो दंड दे रहे थे, इसलिए हत्या है। अब भले ही कुछ और भी हो लेकिन चूंकि लॉजिक ठीक चल रहा है, ठीक है, तो फिर अगर निर्णय गलत है, कानून की व्याख्या ठीक है, अप्लाई करने का प्रयास हुआ है, निर्णय गलत हो गया, उसी के लिए अपील और रिवीजन होता है। कानून ही नहीं मालूम, कुछ भी लिख दिया, अब आपको जजेस ट्रेनिंग कॉलेज में या तो भेजा जाना चाहिए, नौकरी बाहर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको कानून ही नहीं मालूम है, ठीक है। तो 7 स्थितियां उसने बताई, तो उसने क्या कहा, ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से या आशंका कारित होती है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगी, ऐसा हमला कहा है उसने, ठीक है, ऐसी उपाधि कारित करना शब्द नहीं है, तो कहा हमला, ऐसा हमला। और आईपीसी में हम लोग धारा 6 पढ़ के आए थे, और बीएनएसएस वो बीएनएस इसमें भी पीछे पढ़कर आए थे, धारा 3 या 4 कौन सी थी जिसमें कहा था एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, ठीक है, पीछे 3 या 4 में कहीं पर लिखा था कि जिस शब्द को एक बार इस संहिता में परिभाषित किया गया है वो शब्द इस संहिता में कहीं भी आएगा, तो यदि संदर्भ से अन्यथा प्रतीत नहीं होता है तो उस शब्द का वही अर्थ लिया जाएगा जो एक बार उस शब्द को दिया गया है। तो हमला यह पृथक अपराध था, पिछली आईपीसी में धारा 351 थी, और बीएनएस में भी कोई सेक्शन होगा, आगे बढ़ेंगे हैं 130, उसमें हमला डिफाइन है, और हमला डिफाइन करते हुए क्या कहता है, जब आप अपनी शारीरिक तैयारियों को ऐसा रूप देते हैं कि सामने वाले के मन में
ये आशंका उत्पन्न हो जाती है कि आप उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाले हैं, किया नहीं है, करने ही वाले हैं, आपने हमला कर दिया है। ठीक है, अब प्रथम में हम लोगों ने पढ़ा था बैटरी एंड असाल्ट, हमला और संप्रहार। संप्रहार में छूना जरूरी है शरीर को, हमले में छूना जरूरी नहीं है। यानी सिर्फ हमला हुआ है, लेकिन हमला ऐसा है कि युक्त रूप से यह आशंका कारित होती है। युक्त रूप से यानी हमला ऐसी परिस्थितियों में हुआ है, इस ढंग से हुआ है। एक हमला कि हमने पंखा जो हाथ से चलाया जाता वो लेकर हम आप पे दौड़े, तो शरीर के विरुद्ध अपराध हम करने जा रहे हैं, प्राइवेट सुरक्षा का अधिकार मिला आपको, लेकिन क्या आपने हमारे सिर पर लाठी जाने दी? ये तो उचित नहीं कही जा सकती। नाउ यू हैव एक्सीडेड, ठीक है, एक्सीड किया है आपने, ठीक है, दंड नहीं दिया, आपने मूर्खता का परिचय दिया है, ठीक है, बदला नहीं लिया है आपने, क्योंकि बदला काम हो जाने के बाद लिया जाता है, दंड काम हो जाने के बाद दिया जाता है, अपराध स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इस समय काम चल रहा है, हम दौड़ रहे हैं, लेकिन आपको इस हमले का प्रतिकार करना, या प्रतिकार करने के लिए जिस ढंग की चोट हमें पहुंचानी चाहिए थी, आपने उससे अधिक चोट हमें पहुंचा दी। यहां आपने एक्सीड कर दिया है राइट को, ठीक है ना, लेकिन आक्रमण नहीं किया है, दंड नहीं दिया है, बदला नहीं लिया है। इसलिए ठीक है, आप दोषी तो होंगे, ठीक है, लेकिन कम दोषी होंगे, ठीक है ना। तो क्या कहता है, हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित होती है। युक्त रूप से मीनिंग दर भाई, उस हमले को देखकर कोई भी होता है, हम ना होते कोई और होता, वो भी निष्कर्ष यही निकालता कि अगर इस हमले का प्रतिकार न हुआ तो परिणाम मेरी मृत्यु होगा। अगर ये है तो आपको तुरंत राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा हुआ है, और ये राइट टू सेल्फ डिफेंस मृत्यु कारित करने तक या अन्य कोई अपहानी जो एप्रोप्रिएट हो स्थितियों में उसे कारित करने तक विस्तारित राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको मिला है, ठीक है, विस्तारित मिला है। इसका मतलब यह हुआ जो एप्रोप्रिएट हो वो करिए, मृत्यु कारित करने का नहीं मिल गया कि उठाया और शूट कर दिया, ठीक है, विच इज एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस यू मस्ट एक्सरसाइज दैट। इस ढंग का हक आपको प्राप्त हुआ है। आगे कहता है ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका कारित होती है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपाति होगा। घोर उपाति ये अपने में कोई अपराध है ही नहीं, ये स्वतंत्र अपराध नहीं है। पिछली आईपीसी में हम लोग पढ़ते थे 319 उपाति, उसे डिफाइन करता था, ठीक है। अब मेरा ख्याल है 115-14 ये डिफाइन करता होगा, ठीक है। और कहता था उपहत की निम्न किस्में घोर कहलाती हैं, यानी घोर उपाति उपहत की ही किस्म है। उपाति जिसे अंग्रेजी में हर्ट कहेंगे, घोर उपाति यानी जिसे ग्रीवियस हर्ट कहेंगे। कहता उपहत की निम्न किस्में घोर कहलाती है। घोर उपाति अपने में कोई स्वतंत्र अपराध नहीं है, उपाति की निम्न किस्में घोर कहलाती है। तो उपाति की निम्न किस्में घोर कहलाती, तो सीधी सी बात, मूल अपराध उपाति हुआ, और घोर उपाति की जो किस्म, उपाति की वे किस्में जो घोर कहलाती थी वो संख्या में कुल कितनी थी? 8 प्रकार की उपातियां थी जो घोर कहलाती थी, यानी 8 प्रकार की हर्ट थी जो ग्रीवियस कहलाती थी, और शेष सिंपल।
ठीक है, हर्ट की डेफिनेशन देता था कि शारीरिक पीड़ा रोग या अंग शैथिल्य। ये जब आप किसी के शरीर को कारित करते हैं तो आप उपाधि कारित करते हैं, ये कहा जाता है। और उपाधि की अगर ये स्थिति निम्न 8 दशाओं में आ जाए तो घोर है, तो घोर उपाधि। इसे होने की आशंका युक्त रूप से पैदा हो रही है। युक्त शब्दों का वही अर्थान्वयन कि आपकी जगह कोई और हो तो उसके मन में भी यही आशंका उत्पन्न होगी। तो आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस पैदा हो गया है और उसका विस्तार मृत्यु कारित करने तक है या अन्य कोई हानि कारित करने तक है, विच इज अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, आगे कहता है बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। ठीक है, इसको बहुत डिफाइन करने की जरूरत है। जब बलात्संग पर पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि कन्वेंशनल सेंस में आज तक जो बलात्संग समझा जाता था, अब उसकी परिभाषा एकदम बदल गई है। और आज कन्वेंशनल सेंस में जो अब तक बलात्संग समझा जाता था, उससे अलग प्रकार के कृत्यों को भी बलात्संग की डेफिनेशन में रखा जाएगा। और अगर हमला इस आशय से हो रहा है आप पर या किसी और पर, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिफेंस आपको अपने शरीर के लिए और अन्यों के शरीर के लिए भी प्राप्त है, कि ऐसे हमले का परिणाम युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि बलात्संग यह होगा, तो फिर मृत्यु कारित करने तक का या अन्य को हानि कारित करने तक का। ठीक है, और ये जो प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, इसे आप बड़े सीमित अर्थों में ले लेते हैं। प्रकृति विरुद्ध, इसका मतलब प्रकृति विरुद्ध ही होता है। ठीक है, और प्रकृति विरुद्ध इसके अंतर्गत होमोसेक्सुअलिटी, बेस्टिलिटी, बेस्टिलिटी नहीं पशुगमन, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी, बेस्टिलिटी, ये सब कुछ शामिल है। ठीक है, और चूंकि इसके अलावा प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा से संबंधित कुछ चीजें सीधे बलात्संग में ले आए, वो तो सीधे बलात्संग में ले आए, इसलिए उन मामलों को सीधे बलात्संग माना जाएगा। शेष प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा, इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश हुई है इन द नेचुरल कोर्स ऑफ, ठीक है, जो ऑर्डर है, प्रकृति की जो व्यवस्था उससे भिन्न तरीके से, तो 377 का मामला पिछली आईपीसी के मुताबिक बनेगा। और अगर इस ढंग का हमला किया गया है कि ये युक्ति संगत आशंका पैदा हो रही है, तो भी मृत्यु कारित करने तक विस्तारित, ठीक है, आपको अधिकार राइट टू सेल्फ डिफेंस का मिलेगा। आगे कहता है व्यपहरण या अपहरण। व्यपहरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? किडनैपिंग। और अपहरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एब्डक्शन। ठीक है, अंग्रेजी इसमें किडनैपिंग कहा जाता है, हिंदी में जिसे व्यपहरण कहा जाता है, और अंग्रेजी में एब्डक्शन कहा जाता है उस व्यवहार को जिसे हिंदी में अपहरण कहा जाता है। ठीक है, तो व्यपहरण या अपहरण दोनों में से कुछ भी। और व्यपहरण कहां परिभाषित है? 359 आईपीसी पिछली कहता व्यपहरण दो प्रकार का होता है। 360 में कहता था भारत में से व्यपहरण, और 361 में कहता था विधिपूर्ण संरक्षितता, इसमें से व्यपहरण। और अपहरण 362 में परिभाषित था, और 362 में कहता था बल द्वारा प्रवंचनापूर्ण उपायों से विरुद्ध करके, सड्यूस करके, या अन्य किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उस स्थान से जाने को विवश करना, जहां से उसे जाने के लिए कहना, आपके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, तो आप
संबंधित व्यक्ति का अपहरण करते हैं, ऐसा माना जाएगा। और व्यपरण वो अलग ही ढंग का था। तो व्यपरण या अपहरण, और व्यपरण या अपहरण का यही अर्थ लिया जाएगा। हालांकि इसे शाब्दिक तरीके से लेने पर अन्याय भी होता है। आपकी किताबों में विश्वनाथ का मामला है, अपहरण ये अगर वयस्क का है, ठीक है, अगर वयस्क का है तो अपहरण किसी विशेष आशय से किया गया हो तभी दंडनीय बनेगा। लेकिन व्यपरण किसी भी आशय से न किया गया हो, ठीक है, तो भी दंडनीय होगा। ठीक है, अपहरण भारत में से अगर हुआ है, सॉरी, व्यपरण अगर भारत में से हुआ है तो व्यपरत की आयु कोई भी हो सकती है, यानी किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति का व्यपरण भारत में से हो सकता है। लेकिन विधिपूर्ण संरक्षकता से व्यपरण हमेशा अवयस्क का होता है। इस विषय पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, ये जब व्यपरण अपहरण की बात हम लोग करेंगे तभी देखेंगे। लेकिन मोटे तौर पर आप ये समझ लें कि अपहरण की डेफिनेशन कहती है कि आप किसी व्यक्ति को किसी ढंग से किसी स्थान से जाने के लिए विवश कर। आपकी किताबों में एक विश्वनाथ का मामला दिया है, उसमें एक महिला अपने जार के साथ रह रही है, पति के साथ नहीं, जार के साथ, और पति उसे जार के घर से खींचकर बाहर ला रहे हैं। उसके पति ने, उसके भाई ने और उसके जार ने पति की हत्या कर दी। राइट टू सेल्फ डिफेंस क्लेम हुआ, क्योंकि लिखा है हमला यदि इस आशय से हुआ है कि युक्त रूप से आशंका होती है कि परिणाम व्यपरण या अपहरण होगा तो राइट टू सेल्फ डिफेंस मिलेगा। और अपहरण की डेफिनेशन कहती है कि आप किसी व्यक्ति को किसी भी उपाय से, बल द्वारा, प्रवंचनापूर्ण उपाय, किसी भी ढंग से उसकी जहां वो है वहां से जाने को विवश कर। तो पत्नी जार के घर पे है, आप उसे खींच रहे हैं बल द्वारा, तो युक्त आप आशंका ये हो रही है और चाकू मार दिया गया, मृत्यु हो गई पति की, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया का राइट टू सेल्फ डिफेंस। हालांकि ये निर्णय जो सोसाइटी की कॉन्शियसनेस है उसके खिलाफ दिखाई देता है, लेकिन कानून कॉन्शियसनेस पर ध्यान नहीं देता, कानून लिटरल शब्दों पर ध्यान देता है। ठीक है, विशेषकर क्रिमिनल लॉ। इसलिए वहां माना गया कि सेल्फ डिफेंस का राइट था और पति इसकी मृत्यु सेल्फ डिफेंस के अधिकार के उपयोग में हुई। आपकी किताबों में एक और मुकदमा लिखा है, वो आंध्र प्रदेश का है। वहां एक ग्राहक होटल से बिना पैसे दिए भाग गया, होटल के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया और खींचकर इस आशय से ला रहे थे या तो उसे पुलिस को देंगे और या उसे पैसे देंगे। लेकिन अपहरण की परिभाषा तो कहती है कि आप इच्छा के विरुद्ध किसी भी तरीके से उसके किसी स्थान से जाने को विवश कर रहे हैं। उसने एक होटल कर्मचारी की मृत्यु कर दी, उसने राइट टू सेल्फ डिफेंस क्लेम किया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि गलत। ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपहरण की मूल भावना के अनुरूप अर्थान्वयन किया और कहा कि नहीं, आपको राइट टू सेल्फ डिफेंस था ही नहीं, क्योंकि आपको लाया जा रहा था पुलिस को देने के लिए या पैसे वसूलने के लिए। आपने जो होटल कर्मचारी की मृत्यु कारित की, ये बिल्कुल गलत है। अब एक मामला हाई कोर्ट का, एक मामला सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन उच्च न्यायालय ने ठीक डिसाइड किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक डिसाइड नहीं किया है। इसलिए ये मान लेना कि सुप्रीम कोर्ट में सब काबिल ही बैठे हैं और नीचे सब बेवकूफ बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
लेकिन ये एक एनामोली है, जिसको दूर, ये एक विसंगति है जिसको जब ये किया गया था, ठीक है, तो कानून में संशोधन के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता। फिलहाल स्थिति यही है कि अपहरण और विपणन इन्हें करने के उद्देश्य से अगर हमला हुआ है और युक्ति संगत आशंका कारित हो रही कि परिणाम मृत्यु होगा तो परिणाम विपणन या अपहरण होगा तो राइट टू सेल्फ डिफेंस विस्तारित होगा मृत्यु कारित करने तक या अन्य कोई अपराध। अब दो स्थितियां और बची जिनमें मृत्यु कारित करने तक का विस्तारित राइट टू सेल्फ डिफेंस है, इनकी और शेष की चर्चा कल करेंगे। देखें।